हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज मैं आपको 12th क्लास के भूगोल प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बताऊंगा, जो इस सेशन के सिलेबस के अनुसार होंगे। आपको ये सभी प्रश्नों को ध्यान से देखना है और याद करना है। इसी तरह के 5 प्रश्नों के बारे में आपसे प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछा जाएगा, जिनके आपको उत्तर देने हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं इम्पोर्टेंट और उपयोगी प्रश्न उत्तर जो प्रैक्टिकल एग्जाम में आएंगे। सबसे पहले आपके सामने है प्रश्न कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों की चर्चा कीजिए, जहां से द्वितीयक आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। ये पहला चैप्टर है, उसमें से दिया गया है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण की हम बात कर लेते हैं। तो यह सरकारी संस्थानों से यहाँ से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। तो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों व विभागों द्वारा राज्य सरकारों के प्रकाशन और जिलों के बुलेटिन द्वितीयक सूचनाओं के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इनके अंतर्गत भारत के महापंजीयक कार्यालय द्वारा प्रकाशित भारत की जनगणना, राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण की रिपोर्ट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और भारतीय मौसम विज्ञान रिपोर्ट, राज्य सरकारों द्वारा प्रकाशित सांख्यिकीय सारांश और विभिन्न आयोगों द्वारा प्रकाशित आवधिक मतलब एक विशेष अवधि के माध्यम में जो रिपोर्ट तैयार की जाती है वो सम्मिलित की जाती है। दूसरा है अर्ध सरकारी। सरकारी के बारे में समझ लिया है, तो अब है अर्ध। ये पूरी तरह से गवर्नमेंट की नहीं होती है, इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों होते हैं। इस सेमी गवर्नमेंट इस श्रेणी में नगर विकास प्राधिकरणों के विभिन्न नगर निगमों, नगर पालिकाओं व जिला परिषदों द्वारा जारी आंकड़े होते हैं, जो विभिन्न प्रकाशनों व रिपोर्टों के माध्यम से तैयार किए जाते हैं या होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण इंटरनेशनल अभिकरण अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों की वार्षिक रिपोर्ट होती हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अभिकरणों, जैसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन, जिसे यूनेस्को के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास का कार्यक्रम, जिसे UNDP कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और खाद्य एवं कृषि परिषद FAO आदि द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों और मोनोग्राफ शामिल किए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित आवधिक प्रकाशन, जैसे डेमोग्राफिक ईयरबुक, स्टैटिस्टिकल ईयरबुक तथा मानव विकास रिपोर्ट आदि इसमें शामिल किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट द्वितीयक आंकड़ों के एकत्रीकरण के प्रमुख स्रोत हैं, महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये आपके सामने अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 कि प्रकीर्ण का कौन सा माप सबसे अधिक अस्थिर है तथा क्यों है? तो प्रकीर्ण को मापने के लिए अनेक विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं, जैसे विस्तार विधि, चतुर्थक विचलन, माध्यम विचलन, मानक विचलन, विचरण गुणांक तथा लॉरेंज वक्र आदि। इनमें से प्रत्येक विधि के अपने विशेष गुण तथा सीमाएं हैं, किंतु विस्तार तथा परिसर द्वारा परिकल्पित माप सबसे अधिक अस्थिर है, क्योंकि इस श्रेणी में सबसे उच्चतम मान में से न्यूनतम मान को घटाकर प्राप्त किया जाता है। सबसे जो हाई मान होता है उसमें से न्यूनतम सबसे लोएस्ट मान को घटाकर इससे प्राप्त किया जाता है। जैसे निम्नलिखित अवर्गीकृत आंकड़ों के आधार पर दैनिक मजदूरी, जो यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया गया है, के लिए विस्तार की गणना कीजिए। यहाँ पर ₹80, 80, 85, 95, 100, 110, 120 और 200 है। विस्तार या परिसर की गणना के लिए सूत्र हम यूज करते हैं, वह है R बराबर L माइनस S। यहाँ पर R बराबर होता है परिसर यानी रेंज, L बराबर उच्चतम हाई, L बराबर होता है लार्जेस्ट वैल्यू और S बराबर होता है निम्न मान यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो यहाँ L बराबर क्या है 200, मतलब सबसे लार्ज वैल्यू क्या है 200 है। सबसे कम वैल्यू क्या है 80,
ये 80 है, लार्ज वैल्यू। अतः आर बराबर एल माइनस एस, अर्थात आर 200 है, एल 80 है, तो कितना हो गया 120 हो गया। यदि इस श्रेणी में से अंतिम मान 200 को हटा दें तो आर बराबर 120 माइनस 180 बराबर 40। इस तरह से केवल एक मान को हटाने पर आर का मान घटकर केवल 1/3 रह गया है। अतः दोनों चरम मानों का पर आधारित परिणाम भ्रामक हैं, अवास्तविक हैं और अविश्वसनीय होते हैं। इसलिए विस्तार और परिसर है ये सबसे ज़्यादा अस्तर और अविश्वसनीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि समान रेखा मानचित्र क्या है या किसे कहते हैं, एक क्षेपक को किस प्रकार कार्यान्वित करते हैं। तो यहाँ क्षेपक के बारे में बताया जाएगा और समान मानचित्र क्या है इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो मानचित्र पर किसी भौगोलिक लक्षण अथवा जलवायु तत्वों को, जैसे ऊंचाई, तापमान, वायुदाब, वर्षा व लवणता के समान मानों के समान एक जैसे समान मानों वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, कल्पना के आधार पर खींची गई रेखा को समान रेखा कहते हैं। इसके इनके विशेष उदाहरण हैं, जैसे समोच्च रेखाएं, समताप रेखाएं, समदाब रेखाएं। तो सम का मतलब बराबर, समवर्षा एक जैसी वर्षा वाली रेखाएं, सम गंभीरता रेखाएं, सम भूकंप रेखाएं, सम लवणता रेखाएं, सम दिक्पाती रेखाएं, सम मेघ रेखाएं आदि समान रेखाओं को भी समान रेखाएं कहा जाता है। क्षेपक, क्षेपक किसे कहते हैं, तो समान मानों के स्थानों को मिलाने वाली समान रेखाओं का चित्रण ही क्षेपक कहलाता है। क्षेपक का उपयोग दो स्थानों के प्रेक्षित मानों के बीच माध्यम प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो क्षेपक ज्ञात करने के लिए जो विधि या फॉर्मूला यूज करते हैं वो इस तरह से है। समान रेखा का बिंदु बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी सेंटीमीटर में होती है। दो बिंदु हमारे लिए है, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, तो इसके बीच की दूरी सेंटीमीटर में बटे दो स्थानों के मानों के बीच अंतर जितना भी मान हो और इनटू अंतराल, इस तरह से इसको व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़ों को वृत्त की सहायता से प्रदर्शित कीजिए। यह कुछ आंकड़े दिए गए हैं, इसमें कुल बोया गया क्षेत्र, वन, कृषि और यहाँ सन दिया गया है कि कौन से सन में कितना हुआ। तो कुल बोया गया क्षेत्र यहाँ 1950 से 1951 के मध्य में 42%, यहाँ 46, या वन है 14%, या 22% है, या कृषि के लिए अपर्याप्त भूमि है ये 17 है और ये 14 है, प्रति भूमि है यहाँ 10 है और यहाँ 8 है। चारागार पेड़ 1950-51 9 थे, अब यहाँ घटकर 5 रह गए हैं। कृषि योग्य बंजर भूमि यहाँ 8% थी, अब 5% रह गई है। तो इसको हम एक वृत्त आरेख के माध्यम से समझाएंगे। तो यहाँ जो भी आपको वहाँ डिटेल दी गई है उसको इस तरह से आप लिख लीजिए। दर्शाने के लिए एक पहले हम वृत्त आरेख बना लेंगे, फिर उसमें जितना दिया गया है उसको हम इस तरह से दर्शाएंगे। जैसे यहाँ पर आपको उदाहरण के लिए समझाया गया है कि कुल बोया गया क्षेत्र को यहाँ से इस तरह से दर्शाया गया है। कृषि योग्य बेकार भूमि पड़ी हुई है उसको यहाँ इस तरह से दर्शाया गया है। चारागाह और पेड़ यहाँ पर हैं और प्रति भूमि है जो इसके माध्यम से यहाँ दर्शाई गई है। ये कृषि योग्य भूमि है वो ये है, और वनों को इस तरह से प्रदर्शित किया गया। अब यहाँ पर 1950 से 51 के बीच में कितना था, ये कुल बोया गया क्षेत्र 42 था, यहाँ है 46। इसी तरह से कृषि योग्य बेकार पड़ी भूमि 8% है और यहाँ 5% है। इसी तरह से आपको ये देखना है और जो भी आंकड़े दिए गए जाएंगे उनके हिसाब से आपको वृत्त आरेख के माध्यम से समझाना है। अगला क्वेश्चन है कि उपरियासी विश्लेषण या अधिचित्रण विश्लेषण। तो इसे उपरियासी या अधिचित्रण दोनों एक ही है,
कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। या तो ये पूछा जाता है उपरियासी विश्लेषण या अधिचित्रण, इस तरह से आ जाएंगे तो आपको इसके बारे में ही बताना है। तो अधिचित्रण विश्लेषण को उपरियासी भी कहते हैं। भौगोलिक सूचना तंत्र का प्रमाण चिन्ह अधिचित्रण प्रचलन है। इस विधि का प्रयोग करके मानचित्रों के बहुगुणी स्तरों के उस समन्वय का एक महत्वपूर्ण विश्लेषण क्रिया है। इसमें दो अथवा दो से अधिक विषयक स्तरों का अधिचित्रण करके नया मानचित्र स्तर प्राप्त किया जा सकता है। इसे इस आंकड़े के द्वारा हम ही दर्शा सकते हैं। जैसे सड़क मानचित्र है उसको इस तरह से दर्शा सकते हैं, रेल मानचित्र है उसको इस तरह से, और परिवहन मानचित्र है इसको, क्योंकि परिवहन में सड़क भी हो सकता है और रेल भी हो सकता है, तो इसमें दोनों को इस तरह से दर्शा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भौगोलिक सूचना तंत्र से संबंधित कार्यों के क्रमबद्ध रूप से किस प्रकार किया जाता है। कार्यों को किस तरह से किया जाता है, तो भौगोलिक सूचना तंत्र से संबंधित क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप में करना इस तरह से बताया गया है कि जैसे स्थानिक आंकड़ों का निवेश, इसमें आंकड़ा आपूर्तिदाता से आंकिक आंकड़ांकों के माध्यम से समुच्चय का पर्यावरण करके जो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होते हैं उनकी जांच की जाती है कि आंकड़े अपने अनुप्रयोग के साथ संगत हैं या नहीं। यदि ऐसा नहीं है तो उन्हें संगत बनाने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, उन्हें संगत बनाना पड़ता है। गुणन्यास की प्रविष्टि, इसमें प्रकाशित रिकॉर्डिंग, सरकारी जनगणनाओं, प्राथमिक सर्वेक्षणों अथवा स्प्रेडशीटों जैसे स्रोतों से उपार्जित गुणन्यास को GIS सूचनाधार से में या तो अस्तेन अथवा मानक स्थानांतरण फॉर्मेट का प्रयोग करते हुए आंकड़ों को प्राप्त करके निवेश किया जाता है। तीसरा है कि आंकड़ों का सत्यापन तथा संपादन, इसमें आंकड़ों की शुद्धता को सुनिश्चित करने हेतु त्रुटियों की पहचान तथा उसमें आवश्यक संशोधनों के लिए भौगोलिक सूचना तंत्र में प्रग्रहित आंकड़ों को सत्यापन की आवश्यकता होती है। स्थानिक और गुणन्यास के प्रग्रहण के दौरान उत्पन्न त्रुटियों को इस तरह वर्गीकृत किया जा सकता है, इस तरह से बांटा जा सकता है। कहा है कि स्थानिक आंकड़े अपूर्ण अथवा दोहरे हैं, या स्थानिक आंकड़े गलत मापनी पर आधारित हैं, या स्थानिक आंकड़े विरूपित हैं। नेक्स्ट विधि है कि स्थानिक और गुणन्यास आंकड़ों की संलग्नता, इसमें आंकड़े एक दूसरे से सुमेलित होने चाहिए। नेक्स्ट स्थानिक विश्लेषण, स्थानिक विश्लेषण की कई विधियां हैं जैसे अधिचित्रण विश्लेषण, बफर विश्लेषण, परिपथ जाल विश्लेषण और अंकीय भूभाग मॉडल। भौगोलिक सूचना तंत्र में विश्लेषण के लिए सभी विधियां उपयोग में लाई जाती हैं। कौन सी विधि कहां पर उपयुक्त होगी यह निश्चित करने के लिए उसका प्रयोग करना जरूरी है, आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी क्या है या किसे कहते हैं, या आप इस स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी से क्या समझते हैं। तो अधिकांश आंकड़े जिनका हम आज प्रयोग करते हैं स्थानिक घटक से संबंधित होते हैं, जैसे किसी नगरपालिका या नगर निगम का पता अथवा कृषि जोत की सीमाएं आदि। इस प्रकार स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी का संबंध स्थानिक सूचना के संग्रह, भंडारण, प्रदर्शन, प्रबंधन और विश्लेषण में प्रौद्योगिकी निवेश के प्रयोग से है। यह सुदूर संवेदन वैश्विक स्थिति निर्धारण तंत्र जैसे GPS या भौगोलिक सूचना तंत्र GIS, आंकिक मानचित्र कला और सूचनाधार प्रबंधन प्रणालियों का एक सम्मिश्रण मिला हुआ रूप है। तो इस तरह से आज आपने जो प्रश्न उत्तर देखे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और उपयोगी हैं। आपको ये प्रैक्टिकल में बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलेगी इनसे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे आपको इस तरह के और भी इम्पोर्टेंट और उपयोगी वीडियो मिलते रहें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि यह वीडियो देखकर आप परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त करेंगे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसे आप अच्छे से देखें, 100% प्रश्न यहीं से आएंगे, इनको याद करना है आपको। हैव ए नाइस डे।